डियर स्टूडेंट, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जनरली कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टू पार्ट में डिवाइड होती है, नंबर 1 डिफरेंशिएशन एंड नंबर 2 इंटीग्रेशन। तो मैं स्टार्ट करूंगा इसका डिफरेंशिएशन पार्ट, लेकिन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन समय पता होनी चाहिए। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और यू कैन से व्हाट इज द लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अबाउट कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो मेन पार्ट इसका नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करूंगा। तो इस लेक्चर में मैं कुछ आपको बेसिक डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? जैसा कि आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं हम इसको? कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, आप इसके बारे में जानकारी आपको है, 11th क्लास में आपने इसको पढ़ा था, इज डिनोटेड बाय z, और z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। क्लियर है? हियर आयोटा इज अंडर रूट -1 एंड x एंड y आर रियल नंबर्स। ये हमारे क्या है? रियल नंबर। और ये क्या है हमारा? इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। बात सुन पा रहे हैं? अभी जो x है, x को हम बोलते हैं x इज, ये कुछ पॉइंट में बना के लिख रहा हूं यहां पर, x इज रियल पार्ट ऑफ z, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z। क्लियर है? और y क्या है? y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, y हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्लियर है? इनको लिखने का भी तरीका है। यहां पर आप इसको जो लिखने का तरीका है, इतना डिटेल में ना लिखकर आप लिख सकते हैं x इज आर ई ऑफ z, मतलब रियल पार्ट ऑफ z, और y को लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट यानी आई एम ऑफ z। तो ये इसको लिखने का तरीका। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट में इसमें लिखने जा रहा हूं, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नेक्स्ट पॉइंट, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्या मतलब है ऑर्डर्ड पेयर का? दैट इज इफ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो इसको मैं समझ सकता हूं z इक्वल्स टू x कोमा y, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं बिल्कुल उसी की तरह। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, यहाँ पर x प्लस आई वाई लिखते हैं तो i3 लिखना ठीक नहीं लगता, तो 3i मैंने लिखा है। तो इसको आप किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यू कैन रिप्रेजेंट इज 2,3। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल किसको कहेंगे? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होगा? भाई मान लीजिए ये जो मेरे पास x और y है, अगर ये फिक्स ना होकर वेरिएबल बन जाए, मतलब x भी कोई वैल्यू ले सकता है, y भी कोई वैल्यू ले सकता है, तो इसका मतलब z भी कोई वैल्यू ले सकता है, तो उस समय हम z को कहेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो यहां पर मैं ये लिखने जा रहा हूं, इफ द सिंबल z का मतलब वही कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको आपने रिप्रेजेंट किया था, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। क्लियर है? स्टैंड्स फॉर एनी कॉम्प्लेक्स वैल्यू या एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोल देंगे? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। भाई अगर मान लीजिए x और y आपके फ्री हैं तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है इसकी जगह, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और अगर x और y को आपने फिक्स कर दिया, जैसे 2 प्लस 3 आया तो कॉम्प्लेक्स नंबर। बात क्लियर है? अच्छा, ये जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, इसको मैं एक पेपर पर रिप्रेजेंट भी कर सकता हूं, एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट भी कर सकता हूं, और मुझे बार बार इसको रिप्रेजेंट करना भी पड़ेगा। तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके बाद मैं पहुंच गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे?
देखिए जो फर्स्ट लेक्चर है ये बहुत बेसिक लेक्चर है, इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बताई जाएंगी, लेकिन जो बताई जाएंगी वो आगे की यूनिट पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत आसान है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। मान लेता हूं लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, क्या ये बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और आप ये भी जानते हैं इट कैन बी पुट इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। भैया अभी तो आपको पता है इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दैट इज, तो z आपके पास हो गया x, y। बात क्लियर है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं ना, हो z इक्वल टू एक्स, y कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं किस तरह, इन अ प्लेन बाय अ पॉइंट P, बाय अ पॉइंट P। क्लियर है। और जिस प्लेन में मैं इसको रिप्रेजेंट किया है, द प्लेन इज कॉल्ड, अब पॉइंट P में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और ये जो प्लेन है जिसमें हमने रिप्रेजेंट किया है इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड जेड प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन, एक और नाम है इसका, और आर्गन प्लेन। तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, मैं ज्यादातर यूज करूंगा जेड प्लेन। क्लियर है। अब किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जैसा आपका कार्टेशियन प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन, बिल्कुल वही है। लेकिन इस एक्स एक्सिस को मैं अब बोलूंगा रियल एक्सिस, क्योंकि मैंने आपको बताया जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में जो एक्स है वो है हमारा रियल पार्ट, और जो आई का कोफिशिएंट है वो है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम बोलेंगे रियल एक्सिस, इस पर चलेगा हमारा रियल पार्ट, और वाई इसको हम बोला करेंगे इमेजिनरी एक्सिस। थोड़ी एलिमेंट्री चीजें हैं, ध्यान से इनको समझ लीजिए। क्लियर है। और जैसा कि मैंने बताया, अच्छा इस प्लेन को बोलेंगे हम जेड प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन, और यू कैन से आर्गन प्लेन। आगे से मैं जेड प्लेन ही लिखा करूंगा। बात क्लियर है। नाउ दिस पॉइंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और जेड इक्वल टू एक्स कोमा वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट पी। अब पी पॉइंट को पहुंचने के लिए आपको एक्स डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, एक्स, ये तो हो गया एक्स, और वाई डायरेक्शन में चलना पड़ेगा आपको, वाई। और बच्चों ये जो पॉइंट है पी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स कोमा वाई। ये एक्स कोमा वाई को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं इस एक्स कोमा वाई को ध्यान से देखूं तो ये बन जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। यानी ये जो नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई या जेड, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, पॉइंट पी एक्स कोमा वाई। जैसे आप उसमें लिखते हैं ना 2 डायमेंशन में, बिल्कुल वही कहानी है। क्लियर है। तो ये हमारे पास जो प्रॉब्लम बनी है ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने की है। तो फ्यूचर में आप किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कार्टेशियन प्लेन की तरह ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बल्कि उसी की तरह मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब मैं लिखता हूं इसकी पोलर फॉर्म। क्या लिखता हूं, पोलर फॉर्म। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको किस तरह लिखेंगे। मान लीजिए एक नंबर है आपके पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स कोमा वाई। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपके पास है। ध्यान देंगे आपने, ये इसी से आएगा। आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया बाय पॉइंट पी, इसका मतलब ये डिस्टेंस आपकी क्या रही, ये डिस्टेंस आपकी रही x, और ये डिस्टेंस आपकी रही होगी y। क्लियर है। और मान लीजिए आपने O को यहां पर P से मिला दिया, और इस डिस्टेंस को आपने नाम दे दिया r। क्या नाम दे दिया इसको, r। और ये जो एंगल था OP का
एक्स एक्सिस के साथ इसको नाम दे दिया आपने थीटा। अब ध्यान देंगे आप यहां पर, अगर इस डायग्राम को देखें, इन डायग्राम अगर मैं क्या ले लूं, ट्राइंगल, अच्छा इसको भी नाम देता हूं, एक नाम मैंने दे दिया ए, ओ ए पी, तो यू कैन से कोस थीटा विल बी कितना होगा ये, ओ ए अपॉन ओ पी, यानी एक्स अपॉन आर। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां से रिजल्ट मिला आपको एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट, इसका नाम दे दिया मैंने बात। इसके बाद अगर मैं यहां पर वैल्यू लिखूं साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या बनेगा, ये 9th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्या रिलेशन बनने वाला है, सेकंड, तो साइन थीटा हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी y अपॉन आर। चलिए पहले इसी की तरह लिख देता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी y अपॉन आर, और यहां से y की वैल्यू आ गई मेरे पास r साइन थीटा। ये डायग्राम वगैरह बनाने की आपको जरूरत नहीं है, इसका आप यूज भी करते आ रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गए पोलर कोऑर्डिनेट। किसी पॉइंट को P पर पहुंचने के लिए अगर आप कार्टेशियन की तरह चलेंगे तो पहले x डायरेक्शन में x चलेंगे, y डायरेक्शन में y चलेंगे, और अगर पोलर के थ्रू चलेंगे तो क्या करेंगे, आप एक r कोमा थीटा से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पोलर फॉर्म में की बात करूं तो ये पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा किससे, r कोमा थीटा। तो यहाँ r और थीटा क्या है, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा, और उसके बाद उसमें से कट कर देंगे डिस्टेंस r, और इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू हो गई r cos थीटा और y की वैल्यू क्या आ गई, r sin थीटा। आप इनको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ऐसा डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं वापस आता हूं, मैं पढ़ाने जा रहा था आपको पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z क्या हो जाएगा आपके पास, z था मेरे पास x प्लस आयोटा y, इसका मतलब ये हो गया r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। यहां से आप r कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसका मतलब ये आ गया मेरे पास z r e टू द पावर i थीटा, ये आप जानते हैं यूलर्स फार्मूला। तो ये हमारे पास आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, r इंटू ई टू द पावर i थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय OP विद रियल एक्सिस एंड r इज डिस्टेंस ऑफ OP। अब अगर r और थीटा की वैल्यू आप निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो इनका मतलब क्या है, वेयर r और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बता रहा हूं, स्क्वायरिंग 1 and 2 एंड एडिंग 1 and 2 का मतलब इक्वेशंस 1 and 2, और इनको ऐड कर दीजिए। जैसे आप इनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर। ये सब चीजें आपके काम आने वाली हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिए इनको। तो कितना बना ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया मैंने, ये बना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसका जो रिजल्ट रहा मेरे पास, अब वो क्या रहा, मैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 के इक्वल आ गया। तो कुल मिलाकर रिजल्ट आपके पास रहा आर स्क्वायर इज, क्या बनेगा, आर स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब आर यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। ये डायग्राम से आप चेक भी कर सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है, क्लियर है। और नेक्स्ट थीटा कितना होगा, डिवाइडिंग द इक्वेशन 2, डिवाइडिंग द इक्वेशन 2 थीटा के लिए कर रहा हूं ये, बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 तो मैंने रब कर दी है, तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो y, और उसमें था x, इसमें है r sin थीटा, और 1 में था r cos थीटा। इसका मतलब tan थीटा इज y अपॉन x, और यहां पर थीटा आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू, थीटा की। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें बता रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं जिसकी मुझे बीच में जरूरत पड़ती रहेगी। तो ध्यान देंगे, ये जो r है मेरे पास, r का मतलब क्या है, यहाँ पर जो r मैंने यहां पर लिखा हुआ है उसका मीनिंग है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, इसको बोलते हैं हम मॉडुलस ऑफ z, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं,
it is denoted by mod z. Therefore mod z is x प्लस आयोटा वाई, आपको पता भी है, और ये mod z की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान देंगे यही तो आ रहा है। तो mod z इज क्या हो जाएगा, मॉडुलस यानी लेंथ। और थीटा को क्या बोलते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। इट इज कॉल्ड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो z था उसका आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड हम इसको बोलते हैं। देयरफॉर इसके लिखने का तरीका क्या, शॉर्ट में लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम ARGZ, और ये भी लिख सकते हैं AMP ऑफ z मतलब एम्पलीट्यूड, और इसका मतलब है tan इनवर्स y अपॉन x। नीचे को लिख देता हूं, इसका मतलब है tan इनवर्स y अपॉन x। तो चलिए ये था हमारे पास एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट, और ये था मेरे पास मॉडुलस। तो ये कहानी मेरे पास रही। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं मैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अभी मैंने क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसकी पोलर फॉर्म। तो अब हम धीरे धीरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं आ गया फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में फंक्शन की ही बात हमें करनी है। तो क्या होगा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ध्यान देंगे, अगर z आपके पास क्या है, z इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो इसी का कोई फंक्शन अगर मैं बनाऊं तो उसको हम कहेंगे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। किस तरह लिखते हैं इसको, इफ, या आपको पहले हेडिंग लिखने जा रहा हूं मैं, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। if z equals to x plus iota y is a complex variable, it means it stands for any complex number, then the function w equals to fz, w equals to fz is called function of complex variable, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आप ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए इधर एक सेट है मेरे पास सी सेट या जेड प्लेन, और इधर एक दूसरा प्लेन है फंक्शन का प्लेन। तो अगर मान लीजिए इधर कोई पॉइंट जेड है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ जेड इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट w इन अनदर प्लेन, जिसको मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन प्लेन भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, फंक्शन प्लेन या w प्लेन। If for each value of z there exists a point w in function plane, then we say w equals to fz is function of complex variable z। क्लियर है, यानी जो z पर डिपेंड करेगा, जैसी जैसी वैल्यू z लेगा उसके अकॉर्डिंग w अपने आप को चेंज करता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जैसा आप उसमें पढ़ते थे ना रियल में, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नहीं था तो आप इस तरह लिखते थे फंक्शन y इक्वल्स टू fx। क्या लिखते थे, y इक्वल्स टू fx। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, w इक्वल्स टू fz। फॉर एग्जांपल w इक्वल्स टू, मान लीजिए आपने लिखा z स्क्वायर प्लस 2z, तो ये z पर डिपेंड करेगा w। आप इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं fz इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस 2z, z स्क्वायर प्लस 2z। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात फिर बताने जा रहा हूं मैं आपको, नोट, a function of complex variable z, that is w equals to fz, can be written, किस तरह लिख सकते हैं हम इसको, can be written such that, वो तरीका क्या है, w और fz it is u प्लस आयोटा v, और fz u प्लस आयोटा v। आप w लिखें या fz लिखें, दोनों का एक ही मतलब है। जैसे आप y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखें या fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है।
क्लियर है? एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन बन जाएगा एक्स स्क्वायर, या एक्स की किसी वैल्यू के लिए फंक्शन का नाम अपने रख दिया वाई। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो नेक्स्ट, ये जो मैंने आपको बताया अभी, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू जब हम इसको समझेंगे, तो इससे पहले एक इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आपको। यहां पर जो u है, u क्या है? u इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एंड v भी क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूं कि कैसे ये u और v x और y के फंक्शन है। ऊपर वाला यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ जेड, यानी एवरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ u प्लस आयोटा v। कैसे, ये अभी समझाता हूं मैं आपको। एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2z। यहां पर मैंने z की वैल्यू तो आप जानते हैं, राइट हैंड साइड में पुट कर दीजिए, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 2, कितना आ जाएगा? x प्लस आयोटा y। इसको जरा फर्दर सोल्व करो तो एफ जेड कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू आयोटा वाई। ठीक है भाई, होल स्क्वायर मैंने एक्सपेंड कर दिया, और ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 2 आयोटा वाई। अब इसको और अगर मैं फर्दर सोल्व करूं तो एफ जेड आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आई को चलो पहले लिख लो 2xy और प्लस 2x, और ये आ गया i और ब्रैकेट में लिख दो 2i। अब अगर मैं इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिखूं, तो आपको सबसे पहले वो टर्म लिखनी है जिनके पास i नहीं है। तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x और प्लस आयोटा, यहां पर आ जाएगा 2xy प्लस 2y। अब ध्यान दीजिए, ये जो एफ जेड है ये किसमें स्प्लिट हो चुका है? इट हैज बीन स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट, नंबर 1 u और नंबर 2 v, i इंटू v, सॉरी। अब ये जो आपने लिखा पार्ट, तो अब आप खुद ही समझ जाइए यहां पर u का मतलब क्या है। जैसे मैंने बताया, हियर u एंड v विल बी फंक्शन ऑफ x एंड y। इसका मतलब u डिपेंड्स ऑन x एंड y एंड v डिपेंड्स ऑन x एंड y। तो क्या कहानी बनी? देयरफॉर यू कैन राइट, यहां मैं लिखने जा रहा हूं लेफ्ट में इनकी वैल्यू। देयरफॉर ये u आपके पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x, और v कितना होगा मेरे पास? 2xy प्लस 2y, यानी i का कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास u एंड v है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं बताने जा रहा हूं आपको, जिसका बार बार यूज होगा। एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा v कोई फंक्शन है, तो u जो है हमारे पास क्या है? u इज रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट है ये, u इज रियल पार्ट ऑफ एफ जेड। जैसे जेड का रियल पार्ट था ना x, तो यहां पर u किसका रियल पार्ट है? एफ जेड का या w का। और v क्या है? v इज रियल पार्ट ऑफ, सॉरी, v इज क्या है? इट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका? एफ जेड। जैसे वहां पर y था, जब आप ये लिखते थे ना z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये आपका रियल पार्ट था और ये आपका क्या था? इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है? तो इनको लिखने का तरीका क्या है? देयरफॉर आप ये भी कह सकते हैं u इज रियल पार्ट ऑफ w, w भी तो नाम रखा आपने इसका, या रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, एक ही बात है। और v को हम लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ w, या फिर आई एम ऑफ एफ जेड, बोथ आर सेम थिंग। तो ये हमारे पास फंक्शन रहा, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यानी ऐसा फंक्शन जो जेड पे डिपेंड करता है उसको हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, वेयर जेड इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब मैं आता हूं इसकी कुछ और डेफिनेशन पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, व्हाट इज द कंटिन्यूटी एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द सेम फंक्शन, यानी w इक्वल्स टू एफ जेड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लिमिट की। तो लिमिट क्या होगी? मान लीजिए w इक्वल टू एफ जेड, ये क्या है? इज अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी कौन? z। अब ध्यान देंगे, इफ एफ जेड
अप्रोचेज टू अ नंबर एल एज जेड अप्रोचेज टू जेड नोट। अगर मान लीजिए मैं जेड की वैल्यू जेड नोट लिखना चाहूं और फंक्शन उस समय एल बनना चाहे, तो तब हम कहेंगे देन एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ, वो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा समझने के लिए वो है मेन टॉपिक एनालिटिक फंक्शन और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन। तो मैं एनालिटिक फंक्शन पर पहुंचने के लिए इन चीजों के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शन से आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ डेफिनेशन आपको फिर भी पता होनी चाहिए, वही डिस्कस कर रहा हूं। एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड नोट। और इसको लिखने का तरीका क्या है? इट इज रिटन एज, इसको हम कुछ इस तरह डिनोट करते हैं, लिमिट जेड, जैसा आप रियल फंक्शन में डिनोट करते थे बिल्कुल वही मेथड है, एफ जेड इक्वल टू एल। बस यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है? लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की जगह मैं कोई अलग अलग पाथ ले सकता हूं, हालांकि वो भी पाथ ही है लेफ्ट हैंड राइट हैंड, डिटेल में बताएंगे जब लिमिट फाइंड करके दिखाएंगे आपको एनालिटिक फंक्शन में। इसके बाद सेकंड मेरे पास आ गया कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एट एनी पॉइंट। तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे हम, ध्यान देंगे। ये फंक्शन मैंने ले लिया, लेट w इक्वल टू एफ जेड क्या है, इज अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। क्लियर है? द फंक्शन एफ जेड या w इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा ये? कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। उस पॉइंट का नाम मैं यहां पर रख रहा हूं z नोट। एट ए पॉइंट z नोट इफ लिमिट ऑफ एफ जेड एट z टेंड्स टू z नोट मस्ट एग्जिस्ट एंड इट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट z नोट। अगर फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर आती है z नोट पर, तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। यानी लिमिट एग्जिस्ट होना ही काफी नहीं है, वो जो लिमिट एग्जिस्ट होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वास्तव में फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए उस पॉइंट पर। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है वो है हमारी डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी पर मैं आता हूं अब, इसके बाद अलग से लिख लेता हूं इसको। और ये जो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है ये बहुत वाइडली मैं यूज करूंगा, जब एनालिटिक फंक्शन आपको पढ़ाया जाएगा तो वाइडली यूज मैं इसका करने वाला हूं। नेक्स्ट डेफिनेशन, डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन में इनके नहीं करूंगा, एनालिटिक फंक्शन में इनका यूज होगा, खासकर डिफरेंशिएबिलिटी का, तो वहां पर ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। बस आप समझ लीजिए कि आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। आप ये समझ लीजिए कोई बिल्डिंग आप बनाने जा रहे हैं तो पहले आपको एक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम यहां पर, सपोज w इक्वल टू एफ जेड, थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं डेफिनेशन, is a function of complex variable z, is a function of complex variable z। देखिए मैं डिटेल में इसीलिए लिख रहा हूं चीजों को, आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। complex variable z, the function f z is said to be differentiable। इसको मैं बोलूंगा डिफरेंशिएबल कहां, एट अ पॉइंट z इक्वल टू z नोट इफ, क्या कंडीशन है, इफ लिमिट, ध्यान देंगे, डेल्टा z टेंड्स टू 0। पहले फंक्शन में आप z नोट प्लस डेल्टा z लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे, जो आपने डेफिनेशन आपने पढ़ी थी डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बिल्कुल वही है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। आपने पढ़ा था ना, लिमिट मतलब एफ डैश ए, आपने पढ़ा था लिमिट एच टेंड्स टू 0, याद होगा आपको, ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। यानी पहले आपने क्या किया, फंक्शन में ए की जगह थोड़ा चेंज किया, ए प्लस एच लिखा, फिर फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू लिखी, डिफरेंस लेने के बाद एच से डिवाइड कर दिया। यहाँ एच का रोल कौन प्ले कर रहा है, डेल्टा जेड। एक तो ये डेफिनेशन है, और दूसरा तरीका ये भी है, लिमिट
जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड एग्जिस्ट। क्या होना चाहिए ये, सॉरी, जेड माइनस जेड नोट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट। तो ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट है तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश जेड नोट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ये फंक्शन के डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। इसका मतलब एफ डैश जेड नोट की वैल्यू क्या हुई, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं। लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो इट इज एफ जेड नोट, इसको अलग कर दीजिए, जेड नोट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन डेल्टा जेड। और यू कैन से लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट कितना होगा ये, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट। ये दोनों ही डेफिनेशन हमारी सही है। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक रिमार्क लिखने जा रहा हूं। अगर मान लीजिए ये तो किसी पॉइंट पर मैंने बताया कि जेड नोट पर, अगर आप इन जनरल किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना चाहो तो जेड नोट कोई फिक्स नंबर नहीं होगा, इसकी जगह में कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट पुट कर सकता हूं। तो किस तरह लिखेंगे, यहां तो मैं एक इंपॉर्टेंट फार्मूला भी बनाऊंगा ओरिजिन के लिए। तो इन जनरल अगर मान लीजिए आप लिखना चाहें एफ डैश जेड वेयर जेड इज एनी आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। मैं इसी की बात करूंगा सिर्फ पहले वाली डेफिनेशन की। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, यहां पर हो जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड। क्या हो जाएगा भाई, जो जेड नोट है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, जेड से, जेड इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस एफ जेड और अपोन में आ जाएगा ये डेल्टा जेड। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट जेड। अगर आपको मान लीजिए 1 पर लिखना है तो यहाँ जेड की जगह क्या आ जाएगा, एफ डैश 1 एफ 1 प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। पर्टिकुलरली अगर मान लीजिए मैं कहूं कि मुझे ओरिजिन पे चाहिए, पर्टिकुलरली मुझे ये डेफिनेशन किस पे लिखनी है, एट जेड इक्वल्स टू ओरिजिन। तो बताना जरा ये क्या बनेगी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन मेरे पास बन जाएगी एफ डैश जीरो। ये बड़े काम की चीज है, मैं बार बार आगे जब पढ़ाएंगे आपको इंपोर्टेंट लेक्चर तो उसमें मैं बार बार डेरिवेटिव की बात करूंगा ओरिजिन पर। तो एफ डैश जीरो कितना होगा मेरे पास, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा मेरे पास। हालांकि तब भी इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। अच्छा, डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो ये तो डेफिनेशन का पार्ट है, इसका मतलब पॉइंट आपका ओरिजिन है तो जेड की जगह कौन आ जाएगा, जीरो। ध्यान देंगे यहाँ पर जीरो मत लिख देना, डेल्टा जेड ये मल्टीप्लाई नहीं है डेल्टा और जेड का, ये चेंज है, चेंज इन जेड इज डिनोटेड बाय डेल्टा जेड। और माइनस एफ जीरो अपॉन में कितना आ गया ये डेल्टा जेड। तो इसको मैं इस तरह भी लिख लेता हूं, एफ डैश जीरो इज लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, कितना आ जाएगा एफ डेल्टा जेड माइनस एफ जीरो अपॉन डेल्टा जेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म मेरे पास आ गई। बात क्लियर है। अब देखिए जब आप कोई फंक्शन यहां पर लिखेंगे तो उसमें हर जगह आपको नजर आएगा डेल्टा जेड। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, इसको बताने से पहले मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाए साइन एक्स अपॉन एक्स और यहां पर कह दूं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी एक्स को जीरो समझना है। फिर किसी ने कहा कि एक दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो और साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये तो दोनों एक ही क्वेश्चन है भाई, वहां पर वेरिएबल का काम एक्स कर रहा है और यहां पर वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, डेल्टा एक्स कर रहा है। तो इसीलिए फॉर द सिंप्लिसिटी यू कैन क्या कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस और रिप्लेसिंग डेल्टा जेड बाय जेड। मैं क्या करूंगा सिंप्लिसिटी के लिए, ये बार बार मुझे डेल्टा जेड ना लिखना पड़े, मतलब मुझे साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स ना लिखना पड़े, मैं उसकी जगह डेल्टा एक्स की जगह एक्स समझ लूं और लिमिट भी एक्स पे लगा दो। तो ये आपके पास जो रिलेशन है क्या हो जाएगा, इन, चलो इसको नाम दे देता हूं मैं ए, इन इक्वेशन ए। तो क्या रिजल्ट बनेगा आपके पास, ये बच्चों रिजल्ट बन जाएगा एफ डैश जीरो इज एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड। ये बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, इससे भी आ जाता है। और वो जो मैंने डेफिनेशन बताई थी ना एफ जेड माइनस एफ जेड नोट डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नोट, वहां से भी आ जाता है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट डेफिनेशन है किस पर, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट ओरिजिन। तो यू कैन यूज डायरेक्ट दिस डेफिनेशन। अब अगर मान लीजिए कोई फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट है तो आपको पता होगा
नोट करके लिख रहा हूं, एफ डैश जेड इज यूनिक, ये ए की वैल्यू होगी। क्या होगी? हमेशा ए की वैल्यू। अगर मान लीजिए फंक्शन का डेरिवेटिव आपको एक से ज्यादा वैल्यू देता है जब आप डिफरेंशियल करते हैं अलग अलग पाथ पर, तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कैसे डिफरेंशिएबल नहीं होगा वो फर्दर जो मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा उनमें बताऊंगा। तो पहला लेक्चर ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, इसके बारे में एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। कुछ भी इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग में फिट होना चाहिए कि भाई फंक्शन की लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशियलिटी क्या होती है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, और इसका रियल पार्ट किस तरह लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट किस तरह लिखते हैं। तो हम आसानी से इस यूनिट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन, वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।